चलिए चलिए, सभी को जय श्री राम। शुरू करते हैं आज। देखिए, हमने, हाँ, हमने अपना वो क्लियर कर लिया है, क्या सब लॉर्ड भी क्लियर कर लिया, नक्षत्र भी समझ लिया, साइन लॉर्ड भी समझ लिया, ठीक है। अब देखिए, अभी आप सब एबीसीडी पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि किसी चीज की एबीसीडी आती है तो फिर किसी चीज को हम अच्छे से गहराई से समझ सकते हैं, ठीक है। आज देखिए, कुछ हम बेसिक रूल्स हैं जो हमें पता ही होना चाहिए, उन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज हम वो देखेंगे कि जब हम कुंडली देखते हैं तो कुछ नंबर्स हमें लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो उन नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो नंबर्स सीक्वेंस में क्यों लिखे हुए होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही क्यों लिखे हुए होते हैं, यदि लिखे हुए होते हैं तो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आज हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, कुछ बेसिक फंडामेंटल नियम है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कोई कुंडली आती है, तो यदि हम उसको कृष्णमूर्ति पद्धति से देखना चाह रहे हैं, तो हम उसको देखने की शुरुआत कहाँ से करेंगे, ठीक है। हमारा ये टारगेट रहेगा कि यदि हमारे पास कोई प्रश्न आता है या कोई कुंडली से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हम उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो ध्यान रखना, क्या लिखा है, केपी में किसी भी इवेंट, इवेंट से मतलब है क्वेश्चन, को देखने के लिए सबसे पहले उसका मेजर हाउस या कस्प फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट आता है और हमसे कहता है कि मेरी शादी के बारे में बताइए, तो आपके लिए मेजर इवेंट शादी हो गया, ठीक है, या क्वेश्चन हो गया शादी का। तो अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि शादी जो है वो किस हाउस से रिलेटेड है या कस्प से रिलेटेड है। ध्यान रखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रोडिक्शन यहीं से शुरू होती है। कोई भी इवेंट आपके सामने आए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, तो सबसे पहले आप उसको कोरिलेट करेंगे कस्प से या हाउस से। कस्प या हाउस एक ही बात है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है किस हाउस से रिलेटेड है, क्योंकि फिर सारी कहानी उसके आगे से ही बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब कोई इवेंट देखना हो तो हम उसका फिर कस्पल सबलॉट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने कस्प पता किया, जैसे मैरिज का इवेंट देखना चाह रहे हैं तो सेवेंथ कस्प देखना है हमें। पहला हमें मन में आ गया कि हमें जो चेकअप करना है वो कस्प का करना है, ठीक है। दूसरा चीज क्या देखना है, उस कस्प का सबलॉर्ड कौन है, कस्पल सबलॉर्ड कौन है, उसको कहते हैं CSL, कस्पल सब लॉर्ड, जो कि प्लैनेट होता है। मतलब यदि हम मैरिज का इवेंट देख रहे हैं तो हमें सेवेंथ हाउस के कस्पल सब लॉर्ड प्लैनेट को देखना पड़ेगा। जब हम प्लैनेट देख लेते हैं तो उसका स्टार लॉर्ड देखते हैं, ठीक है। ये तीन बेसिक स्टेप हमें हर कोई चार्ट पे लगाना ही लगाना है। क्या लगाना है, मेजर हाउस के इवेंट का कस्प डिसाइड करेंगे, उस कस्प का सब लॉर्ड देखेंगे, और फिर उसका स्टार लॉर्ड देखेंगे। उसके बाद रूल क्या कहता है कि किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट उसका स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड देगा। जैसे मैरिज का हम इवेंट देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल में समझ में आएगा। मैरिज का यदि हमें मान लीजिए इवेंट देखना है, तो मैरिज किस हाउस से रिलेटेड है, देखिए ये सेवेंथ हाउस से रिलेटेड है। ये दिख रहा है सभी को, सेवेंथ हाउस, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप मेजर हाउस फाइंड करेंगे, तो आपने मेजर हाउस फाइंड कर लिया, सेवेंथ हाउस। अब इस हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखना है, जो कि थर्ड नंबर पे लिखा है। देखिए, ये साइन लॉर्ड है, ये स्टार लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड है, ये मैं सब बता चुका हूं आपको। तो आप सेवेंथ हाउस के जस्ट सामने आएंगे, कस्पल सब लॉर्ड को देखेंगे। आपने देखा कि जो क्लाइंट ने क्वेश्चन मैरिज का किया है उसका मेजर कस्प सेवेंथ है। सेवेंथ का कस्पल सब लॉर्ड राहु प्लैनेट है, ठीक है। लेकिन ये राहु हमें रिजल्ट नहीं बताएगा, किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट उसका स्टार लॉर्ड बताता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस राहु का स्टार लॉर्ड कौन है, मतलब राहु किसके नक्षत्र में बैठा है। कल मैंने बताया था आपको, तो उसकी यहाँ टेबल बनी है, देखिए ये लिखा है राहु, और सेकंड नंबर का कॉलम जो होता है वो स्टार लॉर्ड का। राहु का स्टार लॉर्ड मरकरी है, या राहु मरकरी के नक्षत्र में बैठा है। तो क्लाइंट ने जो हमें मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, उसका आंसर हमें ये मरकरी देगा।
मतलब स्टार लॉर्ड देगा। अब जाके हम मरकरी के नंबर्स चेक करेंगे, देन हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल है कुंडली को देखने का कृष्णमूर्ति पद्धति में। ठीक है, वही चीज यहां लिखी है। सबसे पहले हमने मेजर हाउस देखा जो कि सेवेंथ हाउस है, फिर हमने उसके कस्पल सबलॉट के प्लैनेट को देखा, फिर उस प्लैनेट के हमने स्टार लॉर्ड को देखा। ठीक है, ये इतना हमने क्यों किया? क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति का सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल है, किसी भी प्लैनेट का रिजल्ट उसका स्टार लॉर्ड देता है। तो हम यहाँ 1 2 3 3 स्टेप में कहाँ पे पहुंचे? स्टार लॉर्ड पे ही पहुंचे। क्यों? क्योंकि ये स्टार लॉर्ड बताएगा कि उस क्लाइंट की शादी होगी कि नहीं हो। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये सबसे बेसिक नियम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी चीज की शुरुआत कैसे करनी ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कुछ बेसिक रूल और क्या क्या है। हर हाउस के पहले वाला हाउस उस हाउस के रिजल्ट को निगेट करता है, ध्यान रखिए। नेगेट मतलब उस इवेंट का रिवर्स है। मान लीजिए यदि कोई चीज होनी है तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैरिज का ही केस है। मैरिज का केस के लिए मेजर हाउस कौन सा है? सेवेंथ हाउस। तो उसके पहले वाला हाउस कौन सा होगा? सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो उस सेवेंथ हाउस को नेगेट करेगा, हम कृष्णमूर्ति पद्धति की लैंग्वेज में कहेंगे। ठीक है, जैसे हम चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए मेजर हाउस कौन सा होता है? फिफ्थ हाउस होता है। तो उसका नेगेटिंग हाउस कौन सा बन जाएगा? उसके पहले वाला हाउस, मतलब फोर्थ हाउस। तो ये भी एक बेसिक रूल है कृष्णमूर्ति पद्धति का, कि हर हाउस के पहले वाला हाउस उसका नेगेटिंग हाउस होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कृष्णमूर्ति पद्धति में ध्यान रखिए, जब आप नंबर्स का एनालिसिस करेंगे तो जब मैंने आपको हाउस के सिग्निफिकेशन पढ़ाए थे तो वहां पर एट्थ हाउस के बहुत सारे सिग्निफिकेशन बताए थे, ट्वेल्थ हाउस के भी बहुत सारे सिग्निफिकेशन बताए थे, लेकिन एक जनरल रूल के तहत 8 नंबर और 12 नंबर को ऑब्स्टिकल कहा गया। ऑब्स्टिकल मतलब प्रॉब्लम, बाधाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां और लिखा है। ठीक है, 8 और 12 इज ऑब्स्टिकल, मतलब ये नंबर किसी स्क्रिप्ट में आ रहे हैं, मतलब ये किसी प्रॉब्लम को इंगित कर रहे हैं। ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। लेकिन यदि ये किसी स्क्रिप्ट में एक साथ आ जाए, देखिए 8 एंड 12, मतलब 8 और 12 दोनों आ जाए स्क्रिप्ट में, तब ये प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है, डिजास्ट्रस हो जाती है। ठीक है, पति पत्नी गुस्सा है, डजंट मैटर, लेकिन गुस्सा इतने हो गए कि अलग रहने लगे, अब मैटर गंभीर हो गया। ठीक है, अब बात तलाक की आ गई तो मैटर बाहर हो गया। ठीक है, तो 8 एंड 12 कहीं पर भी आए तो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, इज देयर एनी ऑब्स्टिकल? ठीक है, यदि ये 8 एंड 12 हो जाए, मतलब साथ में आ जाए, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, डिजास्टर। ये एक जनरल रूल है, ध्यान रखिएगा। इवेंट के अकॉर्डिंग ये वेरी होगा। जैसे मान लीजिए मैरिज का केस देख रहे हैं, 8 और 12 आ गए, तो आप क्लाइंट को सचेत कर देंगे कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। फिर वो अपन कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं उन सारी चीजों को आगे सीखेंगे। ठीक है, लेकिन एक जनरल रूल है, ये सारे जनरल रूल हैं, है ना, हर जगह नहीं लगाना है इनको, लेकिन ये दिमाग में आपके सेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। प्लैनेट जहां बैठता है वहां के रिजल्ट सबसे पहले देता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी प्लैनेट जिस भी हाउस में ये जो नियम है ज्योतिष की किसी भी पद्धति में पढ़ रहे हैं आप, ये नियम सब जगह लगता है, ये न्यूटन का नियम है। ठीक है, मतलब ज्योतिष की किसी भी शाखा में लगाइए, ये सबसे पहले लगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को ही अज्यूम करके देख लीजिए, आप जहां हैं एट दिस टाइम वहां ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, मान लीजिए आपका दिल्ली में घर है, ठीक है, जन्मे आप चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में आपका पूरा परिवार रह रहा है, लेकिन आप पावरफुल दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि आप चंडीगढ़ की फैमिली को कंट्रोल नहीं कर सकते इतनी दूर से रह के। हाँ, चंडीगढ़ में रहने लगेंगे तो भले ही कंट्रोल करने लगेंगे। तो ये एक नेचुरल नियम है कि हम जहां बैठे वहीं ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, हम दूसरी जगह नहीं कर सकते, भला ही वो हमारा परिवार हो, घर हो, कुछ भी हो। उसी प्रकार से प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट का सिंपल सा सिद्धांत है कि वो सबसे पहले रिजल्ट वो वहां का देते हैं जहां पर बैठ जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, वो पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट रिजल्ट है, आगे की बात है, लेकिन इस फंडामेंटल को आप समझ जाइए। उसके बाद क्या लिखा है? अब वो कहाँ के रिजल्ट देंगे? जहां उनकी राशियां होंगी। ठीक है, सबसे पहले प्लैनेट कहाँ का रिजल्ट देता है? ध्यान रखिएगा, जहां वो बैठता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे, ऑर्डर में बता रहा हूं,
उसके बाद वो सेकंड नंबर पे कहाँ के रिजल्ट देगा, जहां उसकी राशियां स्थित होंगी। तीसरे नंबर पे आता है दृष्टि। ठीक है, तो अभी कृष्णमूर्ति पद्धति में दृष्टि की चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बेसिक नियम में ध्यान रखिए, कोई भी प्लेनेट किस ऑर्डर में रिजल्ट देता है, जहां बैठ गया वहां के देगा, जहां उसकी राशियां होंगी वहां सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे जहां उसकी दृष्टि होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए ये समझ में आ गया। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमेशा आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, किसी भी ग्रह की राशि को देखना है तो हमेशा राशि चार्ट या D1 कुंडली को देखा जाता है। मैं दोनों पॉइंट बताता हूं। जब किसी ग्रह के हाउस या भाव को देखना होता तो भाव चलित या कस्प चार्ट देखते, इस चीज को भी विशेष ध्यान रखिए। जब आप किसी इवेंट को एनालाइज कर रहे हैं और आपको ये पता करना है कि ये प्लैनेट किस राशि में बैठा है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि D1 चार्ट देखेंगे या लगना चार्ट देखेंगे। लेकिन यदि आपको ये पता करना है कि ये प्लैनेट किस हाउस में बैठा है, देखिए दो चीजें हैं, प्लैनेट या तो किसी राशि में बैठा होगा या किसी हाउस में बैठा होगा। ठीक है, या जहां होगा वहां कोई ना कोई हाउस होगा या कोई ना कोई राशि होगी। तो प्लैनेट किस राशि में बैठा है, इसके लिए D1 चार्ट या लग्न चार्ट होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति आप पढ़ रहे हैं और आपको पता करना है कि कोई प्लैनेट किस हाउस में बैठा है या किस कस्प में बैठा है, तो आपको भावचलित या कस्पल चार्ट देखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में कुछ भाव गायब हो जाते हैं, कुछ राशियां गायब हो जाती हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये तो अब बता दिया, प्लेनेट की दृष्टि जहां पड़ती है वहां के भी रिजल्ट देता है। ठीक है, देखिए यहां पे देखिए आप सैटर्न है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि शनि सबसे पहले कहाँ के रिजल्ट देगा, कहाँ मीन्स हाउस, तो आप कहेंगे शनि सबसे पहले फोर्थ हाउस के रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला नियम है कि प्लैनेट जहां बैठता है वहां के रिजल्ट देता है। तो आपका आंसर होगा कि जो सूर्य है सबसे पहले फोर्थ हाउस के रिजल्ट देगा। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है कि जहां पर शनि की राशियां होंगी, तो शनि की राशि होती 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। देखिए ये लिखा है 10 नंबर और ये लिखा है 11 नंबर। अब शनि कहाँ के रिजल्ट देगा, ये है नाइन्थ हाउस और ये है 10th हाउस। इसके बाद जो शनि है नाइन्थ हाउस और 10th हाउस के रिजल्ट देगा। तीसरे नंबर पर शनि कहां पर इंपैक्ट डालेगा, जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी। शनि की तीसरी दृष्टि होती है, देखिए 1, 2, 3, सिक्स्थ हाउस के रिजल्ट पे इंपैक्ट डालेगा। फिर अपनी सातवीं दृष्टि से इधर पे इंपैक्ट डालेगा। फिर अपनी 10वीं दृष्टि से कहां जाएगा, देखिए ये 7 है, 8, 9 और ये 10, 10वीं दृष्टि लग्न पे डालेगा। तो तीसरे नंबर के ऑर्डर पे आती है दृष्टि। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल नियम को आप याद रखें कि किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट उसका स्टार लॉर्ड देता है। किसी भी इवेंट को यदि हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें मेजर हाउस सेलेक्ट करना है, फिर उसका कस्पल सब लॉर्ड लेना है, फिर उसका स्टार लॉर्ड लेना है, फिर जाके नंबर्स देखने हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा पावरफुल रिजल्ट कहाँ का होता है, जहां प्लैनेट बैठता है। ठीक है, कोई भी हाउस है उसका नेगेटिंग हाउस उसके जस्ट पहले वाला हाउस होता है, उसको उसके उसका 12th हाउस कहा जाता है। जैसे हमारा हाउस लग्न है, लग्न का व्यय कौन सा है, 12th हाउस है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया है कि हर हाउस के पहले वाला जो हाउस होता है वो उसका नेगेटिंग हाउस होता है, और नेक्स्ट हाउस जो होता है उसका सस्टेनिंग हाउस होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला हाउस जो होता है वो उसका सस्टेनिंग हाउस होता है, और उसके पहले वाला हाउस जो होता है उसका नेगेटिंग हाउस होता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिए, नहीं तो आगे बढ़े। क्लियर है? ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट है O2 थ्योरी। देखिए व्हाट इज O2 थ्योरी, ये सारी चीजें समझ लेंगे ना तो आपको स्क्रिप्ट को पढ़ने में मजा आएगा, या जो मैं टेक्निक सिखाऊंगा स्क्रिप्ट को रीड करने की, फिर उससे जो रिजल्ट निकालेंगे आप अपने पुराने नॉलेज और नए नॉलेज को मिला के, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए O2 थ्योरी जो अभी आपने रूल पढ़े हैं, उसी पे बेस्ड है। O2 थ्योरी बनाई किस लिए गई है, इसके लिए बनाई गई, देखो ये हम देखते हैं ना, यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं, है ना। ये नंबर्स कहाँ से आते हैं, इन नंबरों को क्यों लिया गया है, इनके ऑर्डर ये क्यों है। ठीक है,
ये O2 थ्योरी के तहत समझा जाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड मरकरी मिला था हमें लास्ट वाले स्लाइड में। तो हम देखेंगे कि मरकरी क्या दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, मरकरी के सामने जाएंगे और उसके नंबर देखते हैं, उस नंबर के हिसाब से हम स्क्रिप्ट बना के रिजल्ट बता देते हैं। तो ये नंबरों का क्या इंपॉर्टेंस है, ये नंबर ऐसे ऑर्डर में क्यों लिखे रहते हैं, ठीक है, ये स्क्रिप्ट में हम इनको कैसे रीड करेंगे, यही चीज हम O2 थ्योरी में सीखते हैं। देखिए, O2 थ्योरी वही है जो अभी आपने पढ़ा। व्हाट इज O1? O1 इज ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड मतलब कब्जा करना, कब्जा करना मतलब प्लैनेट जहां बैठा है। अभी आपने नियम पढ़ा कि कोई भी प्लैनेट सबसे पहले वहां के रिजल्ट देता है जहां वो बैठता है। ठीक है, तो यही O1 है। व्हाट इज O2? O2 इज ऑक्युपेंसी। ऑक्युपेंसी मतलब उसकी राशियां कहां पर है, उस प्लेनेट की राशियां कहां पर। जैसे आप नौकरी करने के लिए दिल्ली आ गए, लेकिन घर आपका चंडीगढ़ में है, तो आपकी ऑक्युपेंसी कहां पर भी है, चंडीगढ़ में भी है, लेकिन ऑक्युपाइड कहां का रखा है अपने घर को, दिल्ली के घर को। ठीक है, तो ये O1 O2 मिलके ही O2 थ्योरी बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, हमें रिजल्ट देखना है तो हमें दो फंडामेंटल देखना पड़ेगा कि प्लैनेट कहाँ बैठा है, प्लैनेट की कहाँ राशि है। तभी उस प्लैनेट से हम उसके रिजल्ट को जान सकते हैं। इसी के बेस पे बनाई गई है O2 थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, मरकरी प्लैनेट के सिग्निफिकेशन देखना है कि मरकरी प्लैनेट हमें क्या नंबर्स दे रहा है, तो हम कैसे देखेंगे, O2 थ्योरी के बेस पे। हम देखेंगे सबसे पहले कि मरकरी कहाँ बैठा है। O1 रूल को फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि मरकरी कहाँ बैठा है। कहाँ मतलब किस हाउस में बैठा है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, कि मरकरी की राशियां, मरकरी की दो राशि होती, 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि। इन राशियों में कौन से हाउस हैं, ध्यान रखना हमें यहां पर हाउस चाहिए। तो मरकरी की राशियां किस हाउस में है वो हाउस हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये O2 थ्योरी पूरी हो जाएगी। अब देखिए, मैंने अभी आपको एक नियम पढ़ाया था कि किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट वो खुद नहीं देता, उसका स्टार लॉर्ड देता है। तो यदि हमने इस एग्जाम्पल में मरकरी को पढ़ना चाहा है तो मरकरी के साथ साथ हमें मरकरी के स्टार लॉर्ड को भी पढ़ना पड़ेगा। तो मरकरी के स्टार लॉर्ड इस एग्जाम्पल में कौन सा प्लैनेट है, सन है। तो हमें जो O2 थ्योरी हमने मरकरी पे लगाई थी वही O2 थ्योरी हमें सन पे भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, कैसे लगाना देखिए मैं बताता हूं। अब हमें सबसे पहले O1 नियम मरकरी पे लगा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मरकरी प्लैनेट पे। O1 नियम कहता है कि मरकरी कहां बैठा है। देखिए, मरकरी कहां बैठा है भाई, ये दिख रहा है सबको, ये कौन सा हाउस है, एर्थ हाउस है। तो O1 से हमें कौन सा नंबर मिला, 8 नंबर मिला। उसके बाद हमें यह देखना है कि मरकरी की राशि जो है, 3 नंबर और 6 नंबर की राशि किन हाउसेस में लिखी है। देखिए, मरकरी की एक राशि मिथुन राशि ये लिखी हुई है, और मरकरी की एक राशि 6 नंबर ये लिखी हुई। ठीक है, ध्यान रखना ये हाउस खाली दिख रहा है, यहां कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब तीसरा हाउस, तीसरे नंबर की राशि इसको भी कवर अप कर रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर की राशि इसको भी कवर अप कर रही है। इसीलिए मैंने उस समय बताया था कि जब भी आपको प्लैनेट के हाउस देखना है तो आपको भाव चलित चार्ट देखना है या कस्पल चार्ट देखना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कुछ नंबर गायब हो जाते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं अपन बाद में पढ़ेंगे। तो O2 थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि मरकरी की जो राशि है वो फर्स्ट हाउस में है और सेकंड हाउस में। देखिए, ये लिखा है 1 नंबर और ये लिखा है 2 नंबर। फिर मरकरी की एक दूसरी राशि होती है जो कि 6 नंबर की होती है, वो किस हाउस में पड़ी हुई है, फिफ्थ हाउस में पड़ी हुई है। तो मरकरी को एक और नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर। क्लियर है? मैंने अभी बताया कि केवल हम मरकरी को नहीं पढ़ेंगे, मरकरी के स्टार लॉर्ड को भी देखना पड़ेगा। तो मरकरी का स्टार लॉर्ड यहां पर सन है। ठीक है, अब हम सन पे भी वही सिस्टम लगाएंगे। सबसे पहले ओवल लगाएंगे, सन कहाँ बैठा है, देखिए सन ये बैठा है। सन किस हाउस में है, 9th हाउस में, तो सन को नंबर क्या मिलेगा, 9। ध्यान रखिए, ये राशि के नंबर नहीं देना, हाउस के नंबर देना, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, सन किस हाउस में बैठा है, तो ये 9th हाउस में बैठा, तो हमने देखिए यहां पर इसको 9 नंबर दे दिया। अब सन की राशि कौन सी होती है, लियो राशि। लियो राशि का नंबर क्या होता है, 5। 5 नंबर कहाँ लिखा है, देखो ये लिखा है, दैट इज 4th हाउस। तो O2 के तहत सन को दूसरा नंबर कौन सा मिलेगा, 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इन सारे नंबरों को हम कंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,
1 2 5 9 4। ठीक है, ये लिखा 8 1 2 5 9 4। जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो हम ये पाते हैं कि हमें 8 1 2 5 9 4 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, देखो, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो हम देखते हैं कि मरकरी के सामने वही नंबर लिखे हैं, 8 1 2 5 4 9, लेकिन एक विशेष ऑर्डर में लिखे हैं। नंबर वही है जो हमने निकाले हैं ओटू थ्योरी से, लेकिन ये एक विशेष ऑर्डर में जमे हैं। किस ऑर्डर में जमे हैं? सबसे पहले 9 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 1, फिर 2 और फिर 5 लिखा है। ठीक है, अब हम इसको जानेंगे क्यों लिखा है। देखिए, इन्हीं नंबरों को सॉफ्टवेयर ने एक विशेष ऑर्डर में जमाया है। उसने सबसे पहले 9 को रखा है, फिर 8 को रखा है, फिर 4 को रखा है, फिर 1 को रखा है, 2 5 को रखा है। क्यों रखा है? देखिए, हम यहां पर किस प्लैनेट को एग्जामिन कर रहे हैं? मरकरी को एग्जामिन कर रहे हैं। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि प्लैनेट का रिजल्ट कौन देता है? स्टार लॉर्ड देता है, और यहां पे स्टार लॉर्ड कौन है? सन है। तो प्लैनेट से ज्यादा पावरफुल कौन है? सन है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको जगह मिलेगी? सन को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो स्टार लॉर्ड बन गया है। मतलब जो सन के नंबर है वो पहले लिखे जाएंगे। क्लियर हो गई? लेकिन हमने एक और रूल पढ़ा है, सन के तो दो नंबर हैं, 9 और 4। तो उनको यहाँ 9 लिखना था, फिर उसके बाद 4 लिखना था, लेकिन नहीं लिखा उनने। 4 को तीसरे नंबर पे रखा है। ठीक है, क्यों रखा है? देखिए, एक नियम हमने और पढ़ा है, हमें यहाँ प्लैनेट से रिजल्ट लेना है, और प्लैनेट सबसे पहले कहाँ के रिजल्ट देता है? जहां वो बैठता है। ठीक है, तो ये जो O1 वाला नंबर है, ये वही नंबर है ना जहां प्लैनेट बैठा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 9 नंबर को रखा गया। फिर मरकरी कहां बैठा है? 8 नंबर के घर में बैठा है, इसीलिए सेकंड पोजीशन 8 नंबर को। मतलब जो पहला नंबर होता है वहां पर स्टार लॉर्ड खुद बैठा होता है, जो सेकंड नंबर पे नंबर लिखा होता है वहां पर प्लैनेट स्वयं बैठा होता है। और रिजल्ट के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना, न्यूटन का नियम, किसी भी पद्धति को पढ़िए, सबसे पहला नियम है प्लैनेट वहां के रिजल्ट देगा जहां वो बैठेगा। तो यहां पर हमारे पास दो प्लैनेट है, एक मरकरी है और एक सन है। लेकिन हम सन को पहले रखेंगे क्योंकि वो स्टार लॉर्ड है। ठीक है, तो हमने देखा कि 9 नंबर पहले क्यों आया और उसके बाद 8 नंबर क्यों आया। 8 नंबर को हमें यहां पर पहले इसलिए रखना पड़ा 4 के पहले, क्योंकि वो प्लेसमेंट का नंबर है, और प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अगला नंबर क्या है? 4 नंबर। 4 नंबर क्यों आए? आप समझ गए, O1 के नंबर जम गए, तब O2 के जमेंगे। अब O2 में किसका नंबर आएगा भाई? स्टार लॉर्ड का नंबर आएगा, यहाँ सन स्टार लॉर्ड है तो 4 नंबर ये दे दिए। अगला नंबर किसका आएगा? मरकरी का, 1 2 5 4। तो ये ऑर्डर इसलिए बनाया गया है कि जो नंबर पहले आ रहा है वो पावरफुल है, जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो उससे थोड़ा कम पावरफुल है, फिर ये कम है, फिर ये लेस है। इसको आप कैटेगराइज भी कर देते हैं कई सॉफ्टवेयर, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें A B C D करके कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो आप वहां पे समझ जाइए कि जो ए कैटेगरी के अंतर्गत लिखा है वो सबसे पावरफुल है, जो बी में लिखा है वो उससे थोड़ा सा कम है, और उसके बाद थर्ड है, उसके बाद फोर्थ। मतलब ए और बी कैटेगरी के जो नंबर होते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि प्लैनेट वहां के रिजल्ट देगा जहां वो बैठेगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये जो सॉफ्टवेयर हमें बता रहा था वो इसलिए बता रहा था क्योंकि यहां पर हम मरकरी को एग्जामिन कर रहे थे, और मरकरी का स्टार लॉर्ड सन था। तो हमें दो प्लैनेट को एग्जामिन करना पड़ गया, मरकरी और सन। ठीक है, तो मरकरी और सन को एग्जामिन करने के बाद हमने जो नंबर लिखाए थे उसको इन्होंने एक विशेष ऑर्डर में जमा दिया था। क्यों जमा दिया था? क्योंकि पहला जो प्लेसमेंट है वो सन की है, दूसरी जो प्लेसमेंट है वो मरकरी की है, तीसरा जो नंबर है वो O2 नंबर है, किसका? सन का। और ये जो बाकी के O2 नंबर है वो किसके हैं? मरकरी के। ठीक है, बाकी ये कैसे आते हैं ये एडवांस का विषय है, ये भी अपना बेसिक में इतना ही समझना है अपन को। तो आपको समझ में आ गई? यदि आप मान लीजिए मार्स प्लैनेट को एग्जामिन कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि मार्स की स्क्रिप्ट में 9 नंबर और 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मून की स्क्रिप्ट देख रहे हैं तो मून की स्क्रिप्ट में आपको 5 नंबर और 7 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर पे मून का स्टार लॉर्ड बैठा होगा और 7 नंबर पे चंद्रमा स्वयं बैठा होगा। यहां पर आप देखेंगे सन की स्क्रिप्ट में सन किस हाउस में बैठा मिलेगा? आपको 9th हाउस में मिलेगा। ध्यान रखिए, ये जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट है, इसका सेकंड नंबर होता है,
तो ये जो सेकंड नंबर पे नंबर होता है वो प्लैनेट का होता है, और जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो उसके स्टार लॉर्ड का होता है। जैसे सन का स्टार लॉर्ड कौन है यहाँ पे? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ पे बैठा होगा? सेवेंथ हाउस में। ठीक है। तो इस प्रकार से ये नंबरों को अरेंज किया जाता है और इनकी सिग्निफिकेशन तय की जाती है, इनकी इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि आप उसी बेस पे तो फिल्टर लगाएंगे ना कि ये इवेंट कितनी मजबूती से होगा या कितना कमजोर होगा। ठीक है। इनके सिग्निफिकेशन के बेस पे ही आप इसको एग्जामिन कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, ये समझ में आया? यहां तक किसी को कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। ये बहुत बेसिक यस फंडामेंटल सर। चीजें हैं, जो चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं स्क्रिप्ट कैसे पढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि उसके बाद हमें अब फिर एग्जाम्पल्स पे आना है। ठीक है। आई थिंक बेसिक में सारी चीज हो गई है ना। O2 हो गया, ये हो गया। ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे स्क्रिप्ट रीडिंग। देखिए, नेक्स्ट क्लास से फिर अपन इवेंट्स निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है। आज आपका ABCD खत्म। अब आप प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे नेक्स्ट से। देखिए, यही जान है किसी भी एस्ट्रोलॉजी की। क्या? स्क्रिप्ट। यही तो जान है। स्क्रिप्ट रीडिंग मतलब चार्ट को पढ़ना। ठीक है। क्योंकि हम KP पढ़ रहे हैं तो हम स्क्रिप्ट रीडिंग इसका नाम दे रहे हैं, या इनडायरेक्टली कहें तो चार्ट को पढ़ना इज स्क्रिप्ट रीडिंग। देखिए, स्क्रिप्ट रीडिंग में 3 चरण मिलेंगे आपको। 1, 2, 3। मैंने कहा था कि किसी इवेंट को देखना है तो सबसे पहले आप उसके कस्प को फाइंड आउट करेंगे, और उसका क्या देखेंगे? कस्पल सब लॉर्ड देखेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि इस कस्पल सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड को देखना है। ठीक है। और इस स्टार लॉर्ड के बाजू में आपको लिखा मिलेगा सब लॉर्ड। ठीक है। तो ये जो 3 प्लैनेट्स हैं, इनसे मिलकर ही स्क्रिप्ट बनती है। इसको कस्पल सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और ये सब लॉर्ड। ठीक है। देखिए, इसको अपन यहां से उठा लेते हैं, कोई सी भी स्क्रिप्ट है यहां से उठा लेते हैं। देखो, मरकरी की ही उठा लेते हैं। सबसे पहले हमने मरकरी को जानना चाहा, तो मरकरी हमारा कस्पल सब लॉर्ड मान लीजिए हमारा मरकरी है। मरकरी हमने मान लिया हमारा कस्पल सब लॉर्ड मरकरी। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि मरकरी का स्टार लॉर्ड कौन है। देखिए, यहां मरकरी है, मरकरी का स्टार लॉर्ड क्या है? सन। जो सेकंड नंबर का कॉलम होता है वो स्टार लॉर्ड होता है। हमने देखा ये सन है। इसी सन के बाजू में देखिए आप, ये सब लॉर्ड लिखा हुआ है। इसी के बाजू में देखना, ध्यान रखना, ये लिखा है सब लॉर्ड, केतु है। ठीक है। ऐसे किसी प्लेनेट की स्क्रिप्ट तैयार होगी। किसी भी प्लेनेट की स्क्रिप्ट कैसे तैयार होगी? हमें सबसे पहले एक प्लेनेट मिलेगा कस्पल सब लॉर्ड, दूसरा प्लेनेट मिलेगा स्टार लॉर्ड, और तीसरा प्लेनेट मिलेगा सब लॉर्ड। इसी को एग्जामिन करना या इसी को रीड करना स्क्रिप्ट रीडिंग कहलाती है। ठीक है। ध्यान रखिए, जो पहले नंबर का प्लैनेट होता है या कस्पल सब लॉर्ड होता है, ये हमेशा सोर्स को बताता है। जो स्टार लॉर्ड होता है वो रिजल्ट को बताता है, और ये जो होता है वो टेस्ट ऑफ रिजल्ट को बताता है। टेस्ट ऑफ रिजल्ट को बताता है। ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है। मैरिज। मैरिज के लिए क्या होता है? देखिए, सेवेंथ हाउस मेजर हाउस है, तो ये जो कस्पल सब लॉर्ड होगा वो सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मरकरी। ठीक है। मरकरी का स्टार लॉर्ड सन, सन का स्टार लॉर्ड केतु। अब हमको किसी भी इवेंट के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में फॉर्मूले फिक्स होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की शादी होगी कि नहीं, तो सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड यदि 2, 7, 11 शो कर दे,
तो वो घटना घटित हो जाएगी। देखिए इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, ये कोई भी चीज आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमको केवल 2 मिल जाए, हमको केवल 7 मिल जाए, केवल 11 मिल जाए, ठीक है, हमें 2 7 के साथ 2 7 मिल जाए, 11 ना मिले, हमें केवल 2 मिले, 7 2 ना मिले, 7 और 11 मिल जाए, मतलब ये तीनों नंबर में से कोई भी नंबर यदि हमें हमारी स्क्रिप्ट में दिख रहे हैं तो वो घटना घटित हो जाएगी। ध्यान रखिए, तीनों नंबर एक साथ आएंगे तभी घटित होगी, ये नहीं कहना आपको। इन तीनों नंबर में से यदि कोई भी नंबर हमें स्क्रिप्ट में नजर आ रहा है मतलब वो घटना घटित हो जाएगी, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करना है। इस व्यक्ति ने क्वेश्चन किया पहला, मेरी शादी हो जाएगी या होगी, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, मेरी मतलब लड़की मान लीजिए, ठीक है, मेरा पति, सॉरी पत्नी लिख रहा था, क्या नौकरी करेगा, नौकरी वाला होगा, ठीक है। तीसरा, अ, मेरा मेरी मैरिड लाइफ लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, क्वेश्चन को मैंने 3 मोड में लिखा है, ठीक है। पहला मोड कहता है कि मेरी शादी होगी कि नहीं, वो रिजल्ट पूछ रहा है आपसे, ध्यान रखना। मेरी मेरा पति क्या नौकरी वाला होगा, ये आपको कहां से देखना, सोर्स, ठीक है। घटना घटित हो गई, वो पूछ रहा है ना मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो टेस्ट ऑफ रिजल्ट जानना चाह रहा है, मतलब उसने ये मान लिया है कि मेरी शादी हो गई है या मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी, मतलब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसको रिजल्ट मिल गया है, मतलब उसकी शादी हो गई, तभी तो वो आगे का प्रश्न कर रहा है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी, मतलब वो इस रिजल्ट का टेस्ट जानना चाह रहा है। तो टेस्ट ऑफ रिजल्ट जानना चाह रहा है वो, टेस्ट ऑफ रिजल्ट, ठीक है। अब मैं इसी स्क्रिप्ट में आपसे क्वेश्चन करूंगा कि मेरी शादी हो जाएगी, कौन सा प्लैनेट बताएगा, सन, ध्यान रखना, इसका आंसर कौन देगा, सन। मेरा पति क्या नौकरी वाला होगा, इसका आंसर कौन देगा, मरकरी, ठीक है। मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, इसका आंसर कौन देगा, केतु देगा। देखिए, ये स्क्रिप्ट होती है, एक प्रश्न के 3 नेचर हैं और तीनों नेचरों के आंसर कहां से मिलेंगे ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यही है स्क्रिप्ट रीडिंग, ठीक है। इसी को पढ़ना आना चाहिए तो ही आप प्रोडिक्शन दे सकते हैं, ठीक है। जितने अच्छे से इसको समझ लेंगे उतने अच्छे से कृष्णमूर्ति पद्धति आ जाएगी। क्वेश्चन के नेचर को समझना है, उस क्वेश्चन के रिजल्ट को कहां से लेना है, किन के नंबर्स देखूं मैं, मरकरी के नंबर देखूं, सन के देखूं कि केतु के देखूं, ये भी एक प्रश्न आता है। जैसे मैंने बोला चार्ट कहां से देखना है, चार्ट वहां से देखना है जहां से मेजर हाउस फाइंड करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि मेरी शादी होगी कि नहीं, ही इज आस्किंग अबाउट द रिजल्ट, वो रिजल्ट जानना चाह रहा है मेरी शादी होगी कि नहीं। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे स्टार लॉर्ड देखना है, सन नहीं देखना है, मुझे स्टार लॉर्ड देखना है। जो भी प्लेनेट स्टार लॉर्ड बना होगा मैं उसके नंबर देख के उसको बता दूंगा। क्लियर है। अब इसी क्लाइंट ने कहा कि मेरी शादी हो तो जाएगी लेकिन मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अब उसने ये मान लिया कि उसकी शादी हो जाएगी, तो ही इज आस्किंग अबाउट द टेस्ट ऑफ रिजल्ट, वो जानना चाह रहा है कि जो मेरे परिणाम मिला है वो कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। तो आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि ही इज आस्किंग अबाउट द टेस्ट ऑफ रिजल्ट, मतलब आपको सबलॉट पकड़ना है, ठीक है। अब उसने कहा कि मेरा लाइफ पार्टनर क्या जॉब करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा, क्या करेगा, काला होगा, गोरा होगा, किस दिशा से आएगा, ठीक है। तो वो जो घटना घटित होने वाली है वो उसके सोर्स के बारे में पता करना चाह रहा है। सोर्स क्या है यहाँ पर, लाइफ पार्टनर है,
तो सोर्स का आंसर कौन देता है? हमेशा कस्पल सबलॉट देता है, ध्यान रखिए। कस्पल सबलॉट प्लैनेट इज सोर्स। ठीक है, ये इतना समझ में आया स्क्रिप्ट में? यहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। क्लियर है? नो सर, क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम नंबर्स देखेंगे। अभी मैं आपको एक एक दो दो नंबर समझाऊंगा, फिर आपको इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ा रहे हैं ना, शादी को ही। शादी के लिए हमारे पता होना चाहिए कि सेवेंथ, देखिए इस एरो का मतलब आप समझ जाइएगा, इसका मतलब है सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड हमें 2 7 11 दे दे। ये नियम है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर मैं दे दूंगा आप लोगों को बाद में, जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके बाद। अभी नंबर दे देंगे तो कंफ्यूजन होने लगेगा। हमें टारगेट मिल गया कि हमें स्क्रिप्ट में देखना है कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड 2 7 11 दे दे, तो हम इस व्यक्ति को कहते हैं तुम्हारी शादी हो जाएगी। हमने सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड को उठाया था, तो क्या था वो? हाँ? सूर्य। सूर्य था, सन था ना? सन। यस। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। नहीं नहीं, सही लिखा है, वो ऊपर पहले रिजल्ट लिखा है ना। ये यहाँ से देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली इसमें नहीं है ना, इसमें देखो प्लेनेट बस है ना, हाउस वाला अलग। चलो हमें तो कोई भी एग्जांपल लेना, कोई दिक्कत नहीं। हम कुछ भी ले लेते हैं, अभी तो समझ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां देखें। देखिए, मान लीजिए हमने सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखा, स्टार लॉर्ड देखा और सब लॉर्ड देखा। ठीक है, तीन चीजें देखी। हमने देखा उसके सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मून है, स्टार लॉर्ड सैटर्न है और सब लॉर्ड मान लीजिए जुपिटर है। ये तीन चीजें देखी। ठीक है, ये नंबर दे रहा है 6 4। ठीक है, 6 4 दे, दो दो नंबर उठाते हैं कंफ्यूजन ना हो। ये दे रहा है 2 11। ठीक है, ये दे रहा है 8 और ये दे रहा है 5। ठीक है, अभी हम ज्यादा नंबर नहीं उठाते। क्लाइंट ने कहा कि मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं, हमारा कंसंट्रेशन यहां आ जाना चाहिए। हमें उससे मतलब नहीं है वो क्या है, उसने हमसे जो प्रश्न किया हमें उसका आंसर देना है। सर मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? आपके दिमाग में सेट है कि सेवेंथ हाउस के कस्पल सब लॉर्ड इन द स्टार लॉर्ड शुड सिग्निफाई 2 7 11। तो उसका स्टार लॉर्ड क्या 2 7 11 दे रहा है? तो भैया 2 और 11 दे रहा है। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, यहाँ 5 लिख देता हूँ। ठीक है, क्या 2 7 11 में से कोई भी नंबर आ रहा है? आ रहा है, शादी हो जाएगी, क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो 2 7 11 में थे उसमें से एक नंबर आ रहा है, आपकी शादी हो जाएगी। अब उसने पूछा क्या जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो जॉब करेगा कि नहीं करेगा, जॉब वाला होगा कि नहीं होगा। तो आपको पता है जॉब का नंबर 6 नंबर होता है, लेकिन इस 6 नंबर को कहाँ देखना है? वो सोर्स के बारे में जानना चाह रहा है, वो अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जानना चाह रहा है। तो इस नंबर को हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे? मून में फाइंड आउट करेंगे। हमने यहाँ देखा कि 6 नंबर आ रहा है, हम कहेंगे हाँ ठीक है, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कहीं ना कहीं नौकरी जरूर करेगा, क्योंकि 6 नंबर आ रहा है। क्लियर है? अब वो पूछेगा कि क्या मेरी शादी बहुत दूर होगी, पास होगी, घर के पास होगी, कहाँ होगी? तो आपको पता है कि 4 नंबर घर का नंबर होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे घर के आसपास ही हो जाएगी। देखिए मैं किन के नंबर देख रहा हूं, मैं मून के नंबर देख रहा हूं, मतलब कस्पल सब लौट के देख रहा हूं। नीचे के 2 नंबर मैंने देखे ही नहीं। प्रश्न की प्रकृति को समझना है, नेचर को, और ये डिसाइड करने कि इन तीनों प्लेनेट में से किसके नंबर देखूं मैं। उसने क्वेश्चन किया कि मेरा लाइफ पार्टनर, ही इज टॉकिंग अबाउट दी सोर्स, दिमाग में आ गया। हम नीचे के 2 प्लेनेट भूल जाएंगे, चंद्रमा पे कंसंट्रेट करेंगे, नंबर हमें दिख रहे हैं, उसका प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। सर क्या वो नौकरी करेगा? अरे जॉब का नंबर 6 होता है, 6 तो आ रहा है, हाँ नौकरी करेगा। कहाँ से रहेगा सर? दूर से, पास से, घर के पास से? आप कहेंगे 4 नंबर आ रहा है, आपके घर के आसपास ही होगा। 4 नंबर से और क्या बोल सकते हैं? आपके माँ के साइड का होगा, या आप कह सकते हैं कि आपकी शादी में आपकी माँ की इन्वॉल्वमेंट होगी, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी शादी के लिए जो आपका पार्टनर है वो माँ ढूंढेगी।
4 नंबर को आप कैसे भी आइडेंटिफाई करा सकते हैं उसको, वो बताएगा कि इनमें से उसके लिए क्या सेट हो रहा है। सर ठीक है। अगर इसमें पाँच, सर जैसे मून में 5 आ जाए तो इसमें जैसे जो कहाँ? है मून वाले नहीं, में सर। नंबर तो देखिए 12 है। ठीक हाँ है। हाँ सर, जैसे 5 12। और 6 था। हाँ, 5 आ गया तो क्या है बताइए। सर उसका जॉब तो नहीं करेगा ना फिर वो, कैसा? मतलब 6 नंबर जॉब का होता है ना। नहीं नहीं, अभी उसने प्रश्न किया कि लाइफ पार्टनर जॉब करेगा कि नहीं, आपको स्क्रिप्ट में 6 नंबर दिख रहा है ना। हाँ, और अगर सर 6 ना दिखे, 5 दिखे जैसे। हाँ, 5 दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे बताओ। ऐसा कह रहे हो? हाँ हाँ सर, 5 जैसे 5 हो, 4 हो। हाँ, तो अभी इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहोगे आप बताओ। ये जॉब का नंबर तो है ही नहीं। हाँ सर, जॉब का नंबर नहीं है ना, वही तो कह हाँ, रहे थे जैसे। नेगेशन है अलग से। हाँ, इंडिकेशन है। है ना। 5 हाँ नंबर के 6 का नेगेशन है ना। तो यही बताएंगे तो ना उसने जॉब जो का। प्रश्न किया उसका नेगेशन आ रहा, तो आप हाँ तो कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ। ठीक ठीक है। ठीक ठीक। ये ठीक प्राइमरी स्टेज में आपको ये आंसर करना है, दैट इज नॉट फाइनल आंसर। ठीक है। ठीक अभी आप और आगे पढ़ते जाएंगे, स्क्रिप्ट को और कैसे पढ़ते हैं वो समझिए, लेकिन अभी जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे, नो। हम्म। बिकॉज जॉब का पूछ रहा है, जॉब का नंबर 6 होता है, 6 तो आ नहीं रहा, उसका नेगेशन जरूर आ रहा है। सर कोई दूसरा क्वेश्चन भी जैसे कोई पूछ सकता है जॉब के अलावा। नहीं, ये मैं आपको स्क्रिप्ट पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। हाँ जैसे सर वो कोई भी प्रश्न करे, हाँ कोई भी प्रश्न। आपको कस्पल सबलॉट के प्लैनेट के आगे जो नंबर लिखे हैं उसके हाँ बेस पे ही उसको आंसर करना है। ये सर जैसे फॉर्मूला है। कोई दूसरा क्वेश्चन करे जैसे कि कुछ भी। कुछ भी करे वो तो। हाँ तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना। हाँ, कोई भी प्रश्न करे। हाँ मैं हाँ। आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन तीनों में से किसको देखना है। हाँ हाँ ठीक ठीक। ठीक है। आप ठीक है इस चीज को समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। बाकी तो ठीक अपन पढ़ते जाएंगे आगे। ठीक। क्लियर? अब ये हो गया। अब उसने एक और क्वेश्चन दागा, सर ये चलिए मेरी शादी तो हो गई, अब मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी बताइए। ठीक है। आप क्या बोलेंगे? आपको मैंने बताया था कि 8 और 12 इन जनरल क्या होते हैं, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल होते हैं। आपकी ऑब्स्टकल होते शादी, हैं। हाँ आपकी शादी तो हो जाएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। देखिए, डॉक्टर कभी नहीं बोलता है कि आपको बहुत गंभीर बीमारी, तुम कल मर जाओगे। अंडरस्टैंड? एस्ट्रोलॉजर इज अ डॉक्टर मेरी दृष्टि में। ठीक है। एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी एक बीमारी के सामने हार जाता है, और एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देता है। सेम चीज एस्ट्रोलॉजर के पास है। बड़ी से बड़ी भविष्यवाणी कर सकता है वो, हो सकता है उसकी बड़ी से बड़ी भविष्यवाणी फेल हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बड़ी गूढ़ बात है। क्लियर है? अब यहाँ पे उसने प्रश्न दागा कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी। आपके दिमाग में सेट है इन जनरल 8 और 12 सब इज लॉर्ड। ऑब्स्टिकल, है ना। आप कहेंगे ठीक है, शादी तो हो जाएगी, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर शादी में होता है। अंडरस्टैंड? डराना नहीं है उसको। ठीक है। लेकिन लेकिन यहां पर आपने देखा दोनों आ गए। क्या आ गए? एंड आ गया ना। मैंने आपको बताया था ये एंड में खतरनाक हो जाते हैं। एंड मतलब ये दोनों एक साथ आ जाए, और खास करके यहां पर आ जाए। कहां पर आ जाए? डिजास्टर। थर्ड लेवल पे आए, ध्यान रखना। थर्ड लेवल पे ये डिजास्टर कर देते हैं। ध्यान रखिए, पूरी स्क्रिप्ट का हीरो जो है सब लॉर्ड है। ध्यान रखना, सब लॉर्ड इज हीरो। क्यों हीरो है? मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, ऐश्वर्या राय से शादी हो गई। अब वो ऐश्वर्या राय अपने घर ही में नहीं रह रही, रोज माँ बाप से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो कह रही है अलग से घर बनाओ। तो टेस्ट ऑफ रिजल्ट क्या हो गया? खराब हो गया ना। तो जो इच्छा आपकी इतनी असीम थी कि मेरे ऐश्वर्या से शादी हो जाए, वो तो हो गई। ठीक है, रिजल्ट देने वाले ने दे दिया। लेकिन जीवन किस पे चलता है? टेस्ट ऑफ रिजल्ट पे चलता है। जीवन चलता है टेस्ट ऑफ रिजल्ट पे। मेरी नौकरी लग जाए, लग गई। रहते दिल्ली में थे, नौकरी लगी कन्याकुमारी में। अब घर आने के पहले भी सोचना पड़ता है, ट्रेन में बैठूंगा तो 6 दिन लगेंगे। बात समझ में आ रही? टेस्ट ऑफ रिजल्ट क्या होता है? लाइफ भर असर छोड़ता है हमारा। इसीलिए सबलॉट का जो प्लैनेट होता है तीसरे नंबर का, वो पूरी स्क्रिप्ट का हीरो होता है। इसलिए उस पर नजर आप जितनी बारीकी से रखेंगे, उतनी अच्छी प्रोडिक्शन देंगे आप। ठीक है। क्योंकि वो रिजल्ट के नेचर को ही बदल देता है। बात समझ में आ रही? तो सबलॉट पे विशेष ध्यान रखना है, और सबलॉट लेवल पे 8 और 12 कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब जैसे इसी क्लाइंट ने हमसे क्वेश्चन कर लिया मैरिड लाइफ कैसी होगी, यहां तक तो ठीक थी। अब आपने देखा ये भी है। भाई थोड़ा ध्यान रखना, दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं।
थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से काम करना। बाकी चीजें और आगे क्या है वो अपन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो हम जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं उस लेवल पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है। तो स्क्रिप्ट को पढ़ने के इन 3 लेवलों को आपको हमेशा फॉलो करना है, दिमाग में रखना है। आपको जो प्रश्न किया गया है वो किससे रिलेटेड है, सीएसएल से, एसएल से, या सब लॉट से, ये भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्योंकि उन्हीं के नंबरों को एग्जामिन करना, बाकी नंबरों को लेफ्ट कर देना। टेस्ट ऑफ रिजल्ट में सबसे नीचे आ जाना है, सब लॉट पे आ जाना है। जैसे ही वो इवेंट के टेस्ट को जानना चाहेगा आपको, जैसे सर मेरी नौकरी लग जाएगी, हाँ लग जाएगी सर, कहाँ लगेगी, कहाँ मतलब, ठीक है सर नौकरी लग जाएगी, ठीक ठाक तो चलेगी नौकरी, नौकरी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, सब लॉट। कहाँ से आंसर देना है आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, इसी स्क्रिप्ट को जैसे मैं बदल देता हूँ। अब ये स्क्रिप्ट आपकी नौकरी की बन गई। 2 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया। देखिए नौकरी के लिए क्या चाहिए रहता है हमें, 6th हाउस का कस्पल सब लॉट 2 6 10 11 दे दे तो हमारी नौकरी लग जाती। अब ये स्क्रिप्ट किसकी है, मैंने मान ली 6th हाउस की। ठीक है। अब देखिए नौकरी के लिए ये नंबर जरूरत होते हैं, आपने देखा अरे तीनों आ रहे हैं, मजा आ गया, 100% नौकरी लगेगी, जाओ बच्चा तुझे नौकरी मिल जाएगी। उसने पूछा नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, आपने बता दिया। ठीक है। अब उसने पूछ दिया कि मेरी नौकरी घर के पास लगेगी दूर लगेगी, घर के पास लगेगी, दिस इज योर करंट एड्रेस जहां आप निवास करते हैं। हर नंबर छोटी छोटी यात्राएं, घर के पास तो लगेगी लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ 3 नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है जो ये बता रहा है। सर मेरा ऑनलाइन में बहुत इंटरेस्ट है, मेरी नौकरी में ऑनलाइन सिस्टम रहेगा, क्या रहेगा, रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। देखिए वो डाटा देगा और आपको बस यहाँ नंबरों से टैली करना है। हाँ हाँ। ठीक है। देखिए डॉक्टर, देखिए मैं डॉक्टर का एग्जांपल क्यों देता, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या चुपचाप हाथ बांध के बैठ जाते हैं, सर मैं कल से खांस रहा हूँ, रात को बहुत तेज फीवर आया था, सुबह उतर गया था। जब तक आप डॉक्टर को डाटा नहीं देते वो आपको दवाइयां नहीं लिखता है। और जितना अच्छा डाटा देंगे वकील को और डॉक्टर को, उतना अच्छा इलाज मिलता है। ठीक है। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर आपको क्लाइंट से डाटा लेना भी है और उनको कोरिलेट करना है नंबर से, देन कंक्लूड करके आपको उसको रिजल्ट बता देना। ठीक है, क्योंकि हम ऋषि मुनि नहीं है कि आंख बंद करके प्रिडिक्शन कर देंगे। ठीक है। उसने बोला सर मेरा जॉब में क्या ऑनलाइन सिस्टम होगा क्या, मैं को किसी ऑनलाइन सेक्टर की कंपनी में नौकरी मिल सकता है। देखो अब नौकरी नहीं पूछ रहा है, सोर्स पूछ रहा है। अब आपने देखा 3 नंबर इज द सोर्स। ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लेनेट को भी शामिल कर सकते हैं, चंद्रमा। आप यदि प्लेनेट के सिग्निफिकेशन को याद करें तो चंद्रमा क्या है, ट्रेवल है, ट्रेवल। याद है। जी। ठीक है, आप यहाँ प्लेनेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसने बोला ना मेरी नौकरी घर के पास लगेगी, तो 4 नंबर आ रहा है, घर के पास लगेगी। हम्म, 3 नंबर दिख रहा है, छोटी छोटी यात्राएं करनी। प्लेनेट भी देख लीजिए, मून है, और मून खुद ट्रेवल का कारक है। अब आप उससे कहिए कि आपको 100% ट्रेवल करना ही पड़ेगा अपनी नौकरी में, हो ही नहीं सकता कि आपको ट्रेवल ना करना पड़े। क्यों, क्योंकि प्लेनेट को भी आपने इंक्लूड कर लिया धीरे से। प्लेनेट खुद बैठा है जो कि ट्रेवल का कारक प्लेनेट है। और ठीक सर है। जैसे, सर जैसे मून है तो इससे रिलेटेड जॉब भी होगी जिसमें, जैसे मतलब जो हाँ हाँ घूमने, बिल्कुल बिल्कुल, अब वो पूछेगा मैं किस सेक्टर में जॉब मिलेगी। जैसे जॉब, हाँ, जैसे तो देखिए होटल। ये 4 नंबर है, मान लीजिए ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं और उसका होटलिंग में इंटरेस्ट है, तो चार हाँ नंबर रेस्टोरेंट का है। हाँ हाँ, ठीक है, रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकती है आपको। चंद्रमा भी है आप साथ में। टूर एंड ट्रेवल की कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, अच्छा। चंद्रमा इज टूर एंड ट्रेवल। हाँ, देखिए ये सिग्निफिकेशन मैंने बहुत इसीलिए पढ़ाया था, क्योंकि जैसे इवेंट आता उनकी इंपॉर्टेंस चालू हो जाती। हम्म, ठीक है, मैं चाहता तो स्टार्ट कर लेता कि आप लोगों को पता है सब, लेकिन नहीं। ठीक है। अब आप सोर्स को पकड़िए, उसके प्लैनेट को पकड़िए, नंबर को प्लैनेट पकड़िए, वो अपने आप डाटा देते जाएगा और वो नंबरों से जुड़ता जाएगा और आप आंसर करते जाएंगे, उसके खुद नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब उसने बोला कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, आपने देखा 2 6 10 में से तो 3 3 नंबर है, नौकरी तो लगनी ही। अब उसने बोला सर नौकरी तो लग गई, नौकरी चलेगी कैसे। अब देखिए यहां पर आपने देखा 158। देखिए नौकरी का नंबर 2 है, इसका नेगेशन 6 है, इसका फाइव। नेगेशन, और ये ऑब्स्टेकल। अब आप क्या बोलेंगे उसको, नेगेशन भी है, कौन बताएगा ऑब्स्टिकल। भाई।
सर निगेशन भी ऑप्टिकल भी है। नहीं, यहाँ आ रहा है 158। तो मैंने हम्म, आपको बता दिया, 1 जो है इसका नेगेशन है, 5 इसका नेगेशन, और 8 नंबर प्रॉब्लम है। अब क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अपनी नौकरी का ध्यान रखें, अच्छे से नौकरी करें, संभाल के चलिए। संभाल के चलिए। बिकॉज किसी भी इवेंट के मेजर नंबर पे असर रखे। देखिए मेजर नंबर क्या है, नौकरी का मेजर नंबर ये है। और इस मेजर ठीक। नंबर का नेगेशन कौन दे रहा है? हीरो, हीरो ऑफ द स्क्रिप्ट, सबलॉर्ड। मैं बताया ना, सबलॉर्ड इज हीरो। नौकरी तो मिल गई, दूसरे दिन नौकरी चली जाए तो क्या जीवन जीवन भर नौकरी ना मिले? एक बार अफसोस होगा, भूल भी जाएंगे। मिल के छूट जाए तो कहो मरने के बाद भी याद रहे हो। अरे पिछले सर जन्म में अगर नौकरी सब मिली लोग, थी, छूट गई। सर सब लोग के पास 2, 6 और 8 हो तो? हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। बात समझ में आई? तो सब लॉट पे ध्यान रखना है, 2, 6 और 8, ये कह रहे हैं आप? यस सर। सर नौकरी के नंबर भी हैं और हाँ, 8 ऑब्स्टेकल भी हैं, तो हम वेरी गुड। इसको देखो अब मैं कैसे, बहुत अच्छे नंबर कंपेयर, देखिए कैसे कंपेयर करना है। बंदे का क्वेश्चन नौकरी से रिलेटेड है, 2, 6, 10, 11 मेजर नंबर है, 2, 6, 10 सब स्टार लॉट पे आ रहा है, हमने कहा यस आपको नौकरी मिलेगी। सब लॉट भी दे रहा है 2, 6, दिख रहा है? इस 2 को सपोर्ट यहां मिल गई, इस 6 को सपोर्ट यहां मिल गई। ठीक है? तो यदि वो आपके हम उम्र का है तो आप उससे ऐसे कहेंगे, कोई माई का लाल तुम्हारी नौकरी छीन नहीं सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि सबलॉर्ड भी नौकरी के नंबर लेके बैठा है, उससे कोई नौकरी छीन नहीं स्टार लोड भी सकता। दे रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वो नौकरी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि सबलॉट का सपोर्ट इवेंट को मिल गया। मैंने बताया ना, सबलॉट पे नजर रखनी है। सबलॉट का सपोर्ट यदि इन नंबरों को, ऊपर के नंबरों को नीचे के नंबर से यदि सपोर्ट मिल जाए ना, तो वो इवेंट के प्रॉमिस को बढ़ा देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए यहीं पर आप देख रहे हैं शादी। सर मेरा ना बीबी से रोज लड़ाई झगड़ा किचड़ पिचड़ होता है। तू कितना भी लड़ ले झगड़ ले, तेरी शादी नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? सब लोड ने शादी, 7 नंबर भेजा। स्टार लॉर्ड तो है, सब लॉर्ड भी बैठा है, इस जन्म में तो पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है? आपने देखा कई कपल हैं लड़ते झगड़ते हैं लेकिन जीवन भर साथ रहते हैं, कई जरा से लड़ेंगे और कट्टे से अलग हो जाते हैं, फट्ट से। तो वहां सबलॉट का रोल रहता है। इसलिए मैंने कहा स्क्रिप्ट में सबलॉट पे नजर शनि वाली रखें, तिरछी नजर। ठीक सर है? अगर किसी सब को लोग के पास ना सपोर्टिंग नंबर हो ना निगेशन वाले नंबर्स हो? न्यूट्रल नंबर कोई प्रभाव नहीं डालते, ओके। है ना? न्यूट्रल नंबर से कोई खतरा नहीं। याद है आपको, मैंने फ्रेंडशिप और एनिमिटी पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था शत्रु पे ध्यान रखना है। कौन सा प्लेनेट हमारे लिए सम है, कौन सा प्लेनेट हमारा फ्रेंड है, ध्यान देने की जरूरत नहीं। जीवन में हम उसी फंडे पे जीते ना, शत्रु पे ध्यान रहता हमारा, मित्रों पे थोड़ी ध्यान रहता। वैसे यहां पर है, न्यूट्रल नंबर आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेजर नेगेशन नंबर 8 और 12, इन पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है? सर अगर हम्म, स्टार लॉर्ड कोई इवेंट का नंबर नहीं दे रहा और हाँ सब लॉर्ड दे रहा है तो भी इवेंट नहीं होगा? हाँ, नहीं नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? जैसे मान अब लीजिए नौकरी देख रहे हैं, यहाँ पे 1 आ हम्म, रहा है, 2 आ रहा है। सर 2 तो जॉब दे रहा है, मान लीजिए हाँ, यहाँ 5 1 आ आ रहा है, रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ से बना, हाँ यहाँ आ रहा है 2, 6, है ना? हम्म। हो जाएगा इवेंट, इवेंट हो जाएगा। ठीक है? सबलॉट मैंने बताया ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हाँ सर, वो यहाँ पे जॉब। प्रॉमिस दे रहा है। यही इसका उल्टा लिख दो आप, ये नौकरी खा जाएगा। ठीक है? क्योंकि नेगेशन है नहीं। ठीक है? लेकिन ऐसा सर लिखा है तो नौकरी मिलने की संभावना है, सबलॉट कह रहा है ना, टेस्ट ऑफ रिजल्ट बता रहा है। ठीक है? सर अब मेरा तो क्वेश्चन ये है कि अगर स्टार लॉर्ड कोई भी नंबर नहीं दे रहा इवेंट का है, और सब लॉर्ड सारे नंबर्स दे रहा है इवेंट का, हाँ होगा ना, होगा, इवेंट होगा। मतलब इसका मतलब सब लॉर्ड इवेंट देगा भी, टेस्ट भी हाँ बताएगा? हाँ, टेस्ट भी बताएगा, इवेंट भी देगा। ठीक है? ठीक कैसे है। देता है वो थोड़ा सा और आगे जाके फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। ठीक है? हाँ जी। आगे ओके। जाके पढ़ेंगे, तो हम उन सब चीजों को भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो मान सर ये लीजिए बहुत आप, इंटरेस्टिंग है हाँ ना? हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है ना। एपी अलग यस। ही है, डिफरेंट हम्म। चीज है।
अब मान लीजिए क्या होता, 2 7 11 शादी के लिए चाहिए, अब भैया ना 2 आया ना 7 आया ना 11 आया, पूरी स्क्रिप्ट में शादी हो गई। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो इन सब के लिए थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे अपन, वो सारी चीजें कि नंबर नहीं दिख रहे हैं तब भी इवेंट हो जाता है, कैसे हो जाता है सर। तो वो सारे आगे हैं फॉर्मूलेस। ठीक है, अभी हम बेसिक देख रहे हैं। तो आपको स्क्रिप्ट पढ़ने का फंडा समझ में आया, बेसिक फंडा समझ में आया। ठीक है। जी सर। ठीक है, तो ये आपका बेसिक था कि हम स्क्रिप्ट को कैसे बढ़ते हैं। अब वो आगे की बातें हैं, नंबर आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, पढ़ते जाएंगे अपन आगे। ठीक है, नंबर नहीं आ रहे तो इवेंट होने की क्या पॉसिबिलिटी है, ये सारी चीजें स्टेप वाइज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आज की क्लास यहीं तक थी अपनी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दीजिए। स्क्रिप्ट रीड करना ही केपी एस्ट्रोलॉजी है, और मैंने क्वेश्चन को कैटेगराइज करके बताया है, किस प्लैनेट पे नजर रखनी है, किन के नंबर पे रखनी है, पहले कौन सा आ रहा है, दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मैरिज का इवेंट देख रहे हैं और आपने देखा स्टार लॉर्ड जाके 6th हाउस में बैठा है। अब बैठा है तो वो सबसे पहले रिजल्ट देगा, 6th हाउस इज नेगेटिंग नंबर ऑफ 7। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, इवेंट होगा नहीं होगा वो तो थोड़ा सा आगे की बात है, लेकिन आपके दिमाग में एक आ जाना चाहिए शंका कि इवेंट होने में कुछ ना कुछ दिक्कत है। वो अभी आप आगे पढ़ते जाएंगे, और कैसे स्क्रिप्ट को फिल्टर करते हैं और कैसे एग्जामिन करते हैं, धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे, वो आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट पढ़ना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को जरूर रिपीट करके देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को कैटेगराइज करना आना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए मैं किन नंबरों को देखूं। ठीक है, कुंडली को पढ़ने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ये आना चाहिए। शुरुआती नहीं होगी तो जैसे पहली बॉल पे बोल्ड हो जाएंगे तो क्या रन बनाएंगे। ठीक है, तो मेजर हाउस का सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने अधिक सिग्निफिकेशन आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, सक्सेस होऊंगा कि नहीं, तो उसका तो ये पहला प्रश्न था, आपके मन में पहला प्रश्न आ जाना चाहिए कौन सा हाउस चेक करूं, व्हाट इज द मेजर हाउस। ठीक है, तो इंटरव्यू को कौन सा हाउस होता है, 3rd हाउस होता है। तो ऐसे आपको सबसे पहले मेजर हाउस पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो आप कस्पल सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड वो तो आपकी टेबल में बना बनाया आ जाएगा, वहां से फिल्टर कर लेंगे। अब क्वेश्चन किस प्लैनेट से रिलेटेड किया गया ये भी आपको कैटेगराइज करने आना चाहिए। सोर्स के बारे में पूछ रहा तो पहले नंबर के प्लैनेट को देखेंगे, रिजल्ट के बारे में पूछ रहा तो दूसरे नंबर के प्लैनेट को देखेंगे, टेस्ट ऑफ रिजल्ट के बारे में पूछ रहा तो तीसरे नंबर के प्लैनेट को देखेंगे। ठीक है, टेस्ट ऑफ रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब लॉर्ड पे विशेष नजर रखें आप। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, चीजें जब क्रिटिकल होती हैं तो वहां पे सब लॉर्ड की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए वरना क्लोज करते हैं। यस। ठीक है, कल से अपन इवेंट पढ़ेंगे है ना। चलिए ठीक है, ओके, जय श्री राम, गुड नाइट। यस सर। जय श्री राम। जय श्री राम।